नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं, और वो दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ, आप सच में अच्छे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी आज की, अगर हम दोस्त स्थितियों में देखते हैं जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन हमेशा हमें जीवन में आशाएं रखनी चाहिए कि वो सब एक दिन जो है अंधकार के रूप में है वो दूर होगा और उजाला हमारे पास होगा। उसी साथ ही उम्मीद के साथ में जीवन जिया जाता है, और छात्रों के लिए बेहद जरूरी है कि आप सब आशाओं के साथ में, लेकिन आशाओं के साथ में जरूरत होती है बहुत अच्छे एक छात्र होने की और एक बहुत अच्छे अध्ययन की, और वो उम्मीद करूंगा आप करते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। कुमारी नमन, गरीब डायमंड, अरुण कुशवाहा, मोहिनी देवी, डेविल आइकॉनिक, दीपा देवी, करण, एसएससी, समृद्धि कदम्ब, उज्जवल, सुभाष, सारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम लोग आपका भारत के संवैधानिक विकास को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें आज की कक्षा में हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। उससे पहले आपको कल की चीजें क्लियर है, एक बार थम्स अप करें कि भारत में मतलब कांग्रेस या भारतीयों का साथ पाने के लिए अंग्रेजों ने जो भी प्रयास किए, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव के रूप में किया, चाहे मैंने आपको बताया कि आपका क्रिप्स मिशन के रूप में किया, या उसके बाद में आपका शिमला सम्मेलन जैसी चीजें हुई, क्या वो सब कामयाब हो पाए थे? यानी कि भारतीयों को अंग्रेज नहीं रिझा पाए अपने सहयोग के लिए, और हमने उन चीजों को रिजेक्ट कर दिया था। उसी जर्नी में आज शायद हम इस भारत के संवैधानिक विकास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण हो ही जाएगा आज, जिसमें हम समझेंगे कैबिनेट मिशन क्यों आया, एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ये अंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है, ये जो 14 सदस्यीय एक सरकार थी, इसमें किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, ओके, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे हमको स्वतंत्रता मिली, वो क्या है और उसमें क्या प्रोविजंस या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सुनने के लिए तैयार हैं? अब एकदम से शांत होकर बैठेंगे। ठीक है, एकदम से शांत। एक छात्र का शांत और एकाग्र होना बेहद आवश्यक है। मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में चुनाव हुए, ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में आपका लेबर पार्टी की सरकार हुई। कौन बने थे बताएं एक बार? ब्रिटेन में चुनाव हुए आपका और जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन हुए बताएं? लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी के जो आपका पीएम हुए वो एटली हुए। सब लोग इस बात को जानते हैं। एटली भारत को लेकर के उदार थे और भारत की स्वतंत्रता वो चाहते थे। यही उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था। अपने चुनावों में उन्होंने किस बात का, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस बात का नारा दिया था कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि मैंने आपको कल की कक्षा में समझाया था कौन वह व्यक्ति था जो भारत को आजाद होते हुए नहीं देखना चाहता था, वो चर्चिल था। ये सारी चीजें हमको क्लियर है। तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में जो प्रॉमिस किया था, ठीक है, जो इनका चुनावी वादा था, जो इलेक्शन प्रोमिस इनके थे, उस चुनावी वादे के तहत भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। किसकी बात की थी इन्होंने? इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की थी, भारतीय स्वतंत्रता की बात इन्होंने की थी। तो उसी के तहत फिर आगे काम हुआ। जब ये 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है, ठीक है, कब? 1945 का एंड की बात है कि इन्होंने चुनाव जीता, तो इन्होंने बोला कि भाई अब भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए हमको काम करना होगा। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम तक खत्म हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है। बैकग्राउंड आप सब लोगों को क्लियर होगा, उम्मीद करो। नोट करें, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। बहुत सुंदर नोट्स बनाया करो। कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन भैया भारत कब आया था, जरा वर्ष लिख दे। क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, 1942 में इंडिया आया। अब उसको तो क्रिप्स हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके अध्यक्ष क्रिप्स थे। अब इसको कैबिनेट क्यों कहते हैं? कैबिनेट मिशन को, जैसे अगस्त प्रस्ताव हमने पढ़ा कि वो अगस्त में आया था, इसलिए उसको अगस्त ऑफर हमने बोल दिया, लेकिन इसको कैबिनेट मिशन क्यों कह रहे हैं? कौन छात्र बता सकता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा, थोड़ा सोचना, लिखना नहीं है, बस सोचना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा है कि कैसे भारत स्वतंत्र होगा। तो 24 मार्च 1946 को भारत आया। ठीक है, केम टू इंडिया 24 मार्च 1946। पहली मुख्य बात। ठीक है, दूसरी मुख्य बात है 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को क्या प्लान लेके आए? वो प्लान पेश किया इन्होंने, वो योजना पेश की, योजना पेश की। लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं प्लान प्रेजेंटेड इन 16 मई 1946। तीन मेंबर इसमें आए, लिखेंगे इसमें तीन सदस्य थे, इसमें तीन सदस्य थे। देयर वर 3 मेंबर्स, जिसमें पहले मेंबर थे आपका, पहले मेंबर थे आपका पैंथिक लॉरेंस, विलियम पैंथिक लॉरेंस थे। सिर्फ आप पैंथिक लॉरेंस भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पैंथिक लॉरेंस जो थे, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी आपसे कभी भी पूछे लीडरशिप किसके हाथ में थी कैबिनेट मिशन की? पैंथिक लॉरेंस। और पैंथिक लॉरेंस जो थे, ये उस समय पर भारत सचिव थे।
अब मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा, भारत सचिव का पद किस एक्ट से डिजाइन किया गया था? भारत सचिव यानी कि ये थे आपका, क्या बोलेंगे इनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन पे लीडरशिप थी इसकी, ठीक है। और किसके हाथ में लीडरशिप थी? पैंथिक लॉरेंस के हाथ में। दूसरा व्यक्ति आप बताएं, दूसरे पर्सन कौन थे इसमें? दूसरे पर्सन कौन थे? वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, वो यहां पर भी आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये आपका व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, ब्रिटेन में उसके अध्यक्ष थे। तीसरे मेंबर यहां पर आए थे साथी, जो थर्ड मेंबर थे, उनका नाम है एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये यहाँ के नौसेना मंत्री थे, नौसेना बोले तो नेवी, नौसेना मंत्री, एडमिरल मिनिस्टर आप इनको लिख सकते हैं, या इनको वहां पे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी कहा जाता है, एडमिरल मिनिस्टर, इतना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको कैबिनेट मिशन कहने के पीछे ये तीनों मेंबर हैं, क्योंकि ये तीनों ब्रिटिश सरकार जो वहां पर बनी थी उसमें आपका कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये तीनों कौन थे? ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी चुनाव जीती वहां पर जो मिनिस्ट्रीज थी, ये उसमें ये तीनों के तीनों कौन थे? आपका कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आज के बाद याद रखेंगे कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। आप कहेंगे भैया उसमें जो तीनों मेंबर थे वो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए उन तीनों से मिलकर के ये मिशन आया, इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ओके, अब मुझे छोटी सी बात बता दें आप, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब पैंथिक लॉरेंस इंडिया आए, बड़ा अच्छा फोटो है और भारत के इतिहास में उस फोटो का बड़ा महत्व है। देखो, ये पैंथिक लॉरेंस हैं, बड़े मतलब उदारवादी व्यक्ति थे। गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। आप नोट पर जितने भी फोटो गांधी जी के आज देखते हैं, आज के समय में गांधी जी के नोट पर जो भी फोटो हैं वो इसी मुलाकात के फोटो हैं। ये मतलब कोई कैरिकेचर नहीं है, किसी का हाथ के द्वारा हाथ से बनाया गया चित्र नहीं है, ये असली मुलाकात का यहाँ से एक कटआउट है। कटआउट मतलब इस फोटो को यहाँ से लिया गया है। तो नोट पर जो गांधी जी का फोटो है वो किस मुलाकात का है? तो कैबिनेट मिशन में पैंथिक लॉरेंस और गांधी जी की मुलाकात का। उस समय ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आज जैसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उस समय वाइसराय हाउस हुआ करता था कलकत्ता में, तो वाइसराय हाउस के आगे खड़े हुए हैं ये लोग, वहां का एक इमेज है। गांधी जी का जो नोट पर फोटो आया था, आप सबको पता होना चाहिए, 1 रुपए के नोट पर आया था सबसे पहले 1969 में। ओके, इतनी बात क्लियर रहेगी। चलो वापस आते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब ये लोग आकर के गांधी जी से भी मिले थे, और गांधी जी का आप जानते हैं भारत की राजनीति में क्या महत्व था। अब इनके मतलब प्रावधान क्या इन्होंने किए, पहली बात इन्होंने की वो नोट करेंगे। पहली बात कैबिनेट मिशन में क्या की गई कि भारत में, नोट करेंगे, भारत जो इन्होंने बात की, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। देयर विल बी ए एंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। एंटरिम गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? या देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो इसको बात को समझो। अब क्योंकि देखो भारत को इन्होंने बोला था एटली ने कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, जी भैया, तो उसके लिए जब किसी देश को स्वतंत्र किया कर दिया जाएगा तो उस देश के चलने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होगी, हाँ या ना। यानी स्वतंत्र करने से पहले हमें उस देश की सरकार के बारे में सोचना होगा। आप जानते हैं कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और अंतरिम सरकार जो होती है जिसको हम अनंतिम सरकार भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, इसका एक अन्य नाम भी होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, एंटरिम लिखा मिले या अनंतिम लिखा मिले तो ये एक ही बात होती है। अनंतिम सरकार भी इसको हम कहते हैं, एंटरिम गवर्नमेंट इंग्लिश में इसको भी कहेंगे। यानी कि अनंतिम सरकार जो गठित की जाती है जब तक स्थायी सरकार ना हो, इसलिए गठित की जाती है जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाए गवर्नमेंट का, जब तक स्थायी सरकार ना हो। उसके लिए चुनाव वगैरह कराए जाएंगे, लेकिन जब तक वो स्थायी सरकार नहीं होती तब तक एक अनंतिम सरकार गठित कर लेते हैं। छोटी सी बात है। कितने मेंबर थे इस अनंतिम सरकार में, कौन बताएगा? ठीक है, ये बात कर ली गई। दूसरी मुख्य बिंदु क्या किया गया कि भारत में संघीय शासन होगा। भारत में, और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, भारत में संघीय शासन होगा। संघीय शासन मैंने आपको समझाया था, याद है क्या? पहली ही क्लास में बताया था। भारत में एक संघीय शासन होगा, ठीक है। जैसे संघ है भारत में, वो किस किस भारत के संघ में क्या क्या शामिल था? संघ का मतलब यहां आप लिख सकते हैं, देयर विल बी ए फेडरल रूल इन इंडिया, या इस समय पे जो बात की गई थी फेडरल ना होकर भारत को यूनियन कहा गया, देयर विल बी ए यूनियन रूल इन इंडिया। देखिए यहां पे ध्यान समझना, तो जो संघ था, यहां पे जो यूनियन था, उसमें कौन कौन शामिल था? एक तो दो देसी रियासतें थी उस समय की, अगर मैं देश की बात करूं तो उसमें क्या थी? देसी रियासतें थी, ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे। और दूसरा क्या था? एक था आपका ब्रिटिश भारत, यानी कि जो ब्रिटेन ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया में मैंने आपको कितने प्रांत बताए थे? आप कहोगे भैया ब्रिटिश भारत में आपने हमको बताए थे कि पहले तो 8 प्रांत थे, फिर उनकी संख्या कितनी बढ़ी थी, जरा बताएं। ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे?
तो ब्रिटिश भारत में जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे उनकी संख्या थी 11। और कमिश्नरी एरियाज कितने थे यहाँ पे, कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, आप कहेंगे भैया यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र थे आपका 4। ठीक है। देसी रियासतों की संख्या इस समय पे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी ने इस बार भी पूछा आपका कि भारत की आजादी के समय देश में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे या कितनी देसी रियासतें थी। इनकी संख्या आप याद रखेंगे 562 प्लस 3। 3 अलग से क्यों मार्क कर रहे हैं उसका महत्व मैं आपको भी बताऊंगा। आप बोलेंगे अगर कुल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 565 देसी रियासतें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मैप में तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे इस मैप को देखना, अभी हमें फिर से आवश्यकता होगी इसको। इस मैप में आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर दिख रहा है आप सब लोगों को, ध्यान से देखिए जी भैया। ग्रीन कलर वो एरिया है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। ठीक है। और आपका जो आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर वाला एरिया है इसमें आपका क्या है, हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। और इसके अलावा जो व्हाइट व्हाइट आपको या ब्राउन दिख रहा होगा उसको हम कहेंगे ये सब देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि देश में उस समय पर प्रिंसली स्टेट्स किधर थे। बीच वाले सेंटर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिंदू मेजोरिटी यहाँ ज्यादा थी, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड है यहाँ पर क्या है आपका, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय आजादी के समय देश में जो आपका हिंदू, मुस्लिम और आपका देसी रियासतों की क्या स्थिति थी। अब ऐसा नहीं था देसी रियासतों में हिंदी और मुस्लिम यहाँ भी थे, लेकिन मेजोरिटी एरिया है मुस्लिमों का, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, यहाँ पर हिंदू ज्यादा संख्या में है, मुसलमान अल्पसंख्यक है और बाकी देसी रियासतें हैं। क्लियर, स्थिति क्लियर है दोस्त, बताएंगे छोटी सी बात जी भैया, आराम से क्लियर हो सकती है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भारत में एक संघीय शासन होगा, लेकिन इस संघीय शासन में क्या बात की गई थी, मेजर बात की गई थी, जो संघीय शासन होगा यहाँ पे भारत को राज्यों का संघ रिप्रेजेंट किया गया। भारत कैसा होगा, राज्यों का संघ होगा, जो आज हम आर्टिकल 1 में भी बात करते हैं उसका प्रोविजन हमको कैबिनेट मिशन 1946 में भी, यानी कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात यहाँ पर की गई। थोड़ी सी बात जानी कि संघ बनेगा, संघ किससे मिलकर बनेगा, देसी रियासतों से। ब्रिटिश भारत में जो प्रांत है आपका, ठीक है, और जो कमिश्नरी क्षेत्र, अभी हम आगे चल के जानेंगे कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, कुर्ग, आपका अजमेर था, बलूचिस्तान था, 4 कमिश्नरी एरिया थे। देखो 562 प्लस 3 मैंने क्यों लिखा है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की 562 रियासतें जो हैं वो भारत के साथ होने को तैयार हो गई। कहते हैं कुछ नाराज भी थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सबके साथ समझौता कर लिया जैसे भी करके कि भाई भारत को टूटने नहीं देंगे। तो 562 जो प्रिंसली स्टेट थे तो आराम से मिल गए, लेकिन 3 के लिए एफर्ट्स लगे। वो 3 कौन कौन से हैं, तो उन 3 को भी यहीं पे आप याद रख लेना, हालांकि वो हिस्ट्री में हम उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें पहला था आपका, अगर हम 3 की बात करते हैं तो इसको जान लो एक बार, जूनागढ़। जूनागढ़ अगर आज के समय में हम बात करें ये आपका गुजरात में है। ठीक है, मैप में दिखा देते हैं आपको जूनागढ़ किधर है। देखो इधर इधर यहाँ पर जूनागढ़ था, देसी रियासत वाला मैप है ना, तो यहाँ पे जूनागढ़ में एक देसी रियासत थी। तो ये जो देसी रियासत जूनागढ़ है इसका जो चीफ था, चीफ का मतलब राजा ही होगा ना, देसी रियासत में किसका था भाई, रियासतें मतलब राजाओं की होती थी। अब जूनागढ़ में कौन था, यहाँ पर था मोहम्मद महावत खान। इसका नाम छोटा सा नोट करना, मोहम्मद महावत खान। और मोहम्मद महावत खान 3rd इसका नाम है, क्योंकि भारत की देसी रियासतों के बारे में एक बात की गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए या वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। 2 डोमिनियन बनाने की बात हुई, एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा, और देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले या पाकिस्तान में। अब जूनागढ़ पर जो साथी आपका प्रभाव था वो था आपका जिन्ना का, और जिन्ना किसका नेतृत्व कर रहा था, मुस्लिम लीग का। तो इस जूनागढ़ के जो मोहम्मद महावत खान है इसने बोल दिया भैया हम तो मुस्लिम लीग के साथ होंगे, तो मुस्लिम लीग के साथ होने का इसने अनाउंस कर दिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या था, यहां पे जो जनता थी वो ज्यादातर क्या थी, हिंदू थी, जो पॉपुलेशन थी हिंदू थी। तो भारत सरकार ने यहां पर बोला कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, यहां पर होगा आपका जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट किया जाएगा, एक रेफरेंडम होगा। तो यहां पे एक प्लेबिसाइट किया गया, प्लेबिसाइट मतलब लोगों से वोट डलवाए गए कि भाई आप कहां जाना चाहते हैं, भारत में कि पाकिस्तान में। देखो पहले तो देसी रियासतों को छूट दी गई थी, लेकिन जैसे ही इसने बोल दिया मुस्लिम लीग में हम जाएंगे तो यहां पे ज्यादातर हिंदू जनता थी, उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, राजा के कहने के अनुसार थोड़ी ना हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम भारत में रहे। तो यहां पर क्या हो गया, जनता ने विरोध किया तो भारत सरकार ने यहां पर जाकर के आपका मध्यस्थता की। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, प्लेबिसाइट कर लेते हैं, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 99% जो वोट आए थे वो इंडिया के फेवर में आए। किसमें आए, वो इंडिया में शामिल होने के लिए आए। तो बोलेंगे कि कभी भी पूछ लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था 21 तारीख को हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये जो जनमत संग्रह हुआ था ये हुआ था 20 फरवरी 1948 को, भारत की आजादी के बाद में। ये उन 3 रियासतों की बात हम कर रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पर भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर देसी रियासतें 552 है या 562 है, बेटा ये कौन सा प्रश्न हुआ। चलो मैं छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। एक बात समझिए, जब आपका जन्म हुआ था आप बोलना पहले सीखे थे या सुनना पहले सीखे थे, फटाफट से बताएं। एक मिनट लूंगा, आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण 1 मिनट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ। तो आपका जो जन्म हुआ तो आपने सुनना पहले सीखा या बोलना पहले सीखा, बताइए भी फटाफट से। आप बताएंगे भैया सुनना, बच्चा मतलब जन्म होते ही सुनना सीख जाता है। बोलना आप कब सीखे थे, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद, ठीक है, किसी किसी को तो लेट बोलना सीखा है।
सबने जाना। एक बच्चा कह रहा है कि वो सुनने से पहले वो बच्चा बोलना सीख गया था, तो उसको शायद सुनने में कभी कोई दिक्कत रही होगी। तो आप क्लास में क्या सुन रहे हैं फिर? दूसरी बात, आप मुझे बताइए आज के समाज में क्या परेशानी है आपके घर में? सब लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये मेरी नहीं सुनता। माँ बाप बोल रहे हैं बच्चों से मेरी नहीं सुनता, बच्चे बोल रहे हैं माँ बाप से ये मेरी नहीं सुनते। समस्या यही है, सुनने ना सुनने की। आप किसी रिलेशन में वो कह रहे मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं मानता, आप कह रहे वो मेरी नहीं सुनता। सुनने की बड़ी समस्या है। भगवान ने आपको सबसे पहले सुनने की शक्ति इस बात के लिए दी कि आप बोलने से पहले सुने। बोलना उतनी महत्व की बात जीवन में है ही नहीं, सुनना बड़े महत्व की बात है। तो आप जब कक्षा में हो तो कक्षा में सुनने पर जोर देना है, बोलने पर नहीं, कमेंट करने पर नहीं। ये मेरी आपसे प्रार्थना हमेशा रही है और रहेगी। मैं हर रोज इसके लिए आपको गाइड करूंगा। तो क्या करेंगे काम, बोलेंगे कि सुनेंगे? एक सिद्धांत है जीवन में, अगर आपने ये सीख लिया कि भाई हमको सुनना है और सुनने पर आपने गौर दे लिया, क्योंकि आपके पास आज इंटरनेट इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है, आपके पास इंटरनेट ये है कि जिस किसी विषय पर आपको कोई संदेह है उसके बारे में आप बाद में शोध करिए, रिसर्च करिए, पिक्चर क्लियर होगी। छोटी सी बात, आएंगे आगे, ठीक है? अन्य प्रश्न नहीं करने हैं। जूनागढ़ पहली थी भैया, दूसरी कौन सी थी जरा बताएं? एक रियासत थी हैदराबाद, बहुत जबरदस्त रियासत थी, पैसा इनके पास बहुत था, बहुत धनाढ़ रियासत मानी जाती थी। यहाँ पे हैदराबाद में कौन थे? उस्मान अली खान। उस्मान अली खान, इनके पास एक आर्मी थी। उस्मान अली खान के पास एक आर्मी थी और उस आर्मी का नाम था रजाकार आर्मी। जबरदस्त आर्मी थी उस समय की एक। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भैया ना तो हम मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। और हम स्वतंत्र रहेंगे और ये रजाकार आर्मी देख लेगी, भारत सरकार कुछ करेगी या वो जिन्ना कुछ करेगा तो हमारी आर्मी देख लेगी। लेकिन आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो भारत का एकीकरण चाहते थे। उन्होंने इस रजाकार आर्मी इसके भेस में ही वहां पे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी शामिल करा दिए और यहाँ पे एक सैनिक कार्रवाई हुई थी। कौन सी सैनिक कार्रवाई है? ऑपरेशन पोलो। तो कभी भी पूछेगा हैदराबाद का जो भारत में विलय किया गया, जो एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद हुआ, वो किससे हुआ था? ऑपरेशन पोलो से हुआ था। दूसरी बात क्लियर है। तीसरी थी दोस्त यहां पर आपका, तीसरी थी यहां पर आपका कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर है, यहां के राजा कौन थे? यहां के राजा थे आपका, यहां के राजा थे आपका हरि सिंह। हरि सिंह ने वही किया जो उस्मान अली खान ने किया। इन्होंने बोला ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, ना भारत ना पाकिस्तान। ओके, अब देखो यहां पे होता क्या है, जैसे ही भारत ने क्या किया? ऑपरेशन पोलो किया। ऑपरेशन पोलो करके किसको मिला लिया? हैदराबाद को। तो जो पाकिस्तान में जिन्ना है या वहां का प्रधानमंत्री लियाकत अली है, उसको लगता है कि एक सेना कार्यवाही हम भी कर सकते हैं। भाई अगर वो किसी एक्शन से मिला सकते हैं तो पाकिस्तान भी स्वतंत्रता भी मिला लेगा। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया आपका? बोले भी फटाफट से। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था आपका? आप कहोगे भैया इन्होंने, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, इन्होंने भी एक सैनिक कार्रवाई करके भाई हम जम्मू कश्मीर को मिलाएंगे, ऑपरेशन पोलो की तरह हम भी एक ऑपरेशन करेंगे। तो जो पाकिस्तान की सेना थी वो भारत में एंटर करने लगी, यानी जम्मू कश्मीर में। आप कहेंगे जी भैया। और जब इसको लगा हरि सिंह को, तो ये भारत के पास भाग के आए। भारत के पास इन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारा अभिन्न हिस्सा होने को तैयार हूं, अभी तुम मेरी मदद करो और मुझे पाकिस्तान से बचाओ। तो यहां पे भारत की सेना गई थी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता इसी ऑपरेशन में गए थे। लेकिन तब तक ये कुछ हिस्से पर क्या है, भारत की सेना ने इनको रोक तो दिया यहां पर, लेकिन जिस हिस्से में रह गए उस हिस्से को आज हम किस नाम से जानते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमेशा याद रखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा है? पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये कब ऑक्यूपाई कर लिया था इसने बताएं? ऑपरेशन पोलो की तरह ही ये एक आपका एक्शन करना चाहते थे, लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत के साथ में एक संधि कर ली, ठीक है, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। छोटी सी बात है। तो हमेशा याद रखेंगे ये तीनों की तीनों रियासतें भारत में कैसे मिली थी, क्लियर रखना है जी भैया। तो उन्होंने बोला कि जब भारत बनेगा ना उसमें देसी रियासतें होंगी और एक ब्रिटिश भारत होगा, उसमें प्रांत होंगे 11 और कश्मीर क्षेत्र जो 11, ये सब मिलकर के जो कमिश्नरी क्षेत्र, प्रांत और देसी रियासतें, ये मिलके एक भारत बनाएंगी, मिलके एक भारत बनाएंगी। और नोट करना तीसरी बात क्या की गई? तीसरी बात की गई प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। झगड़ा यहां से शुरू होगा। प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन में जो भारत के स्टेट्स थे, ठीक है, क्या बोलेंगे? 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस वर क्रिएटेड, ऑफ प्रोविंसेस वर क्रिएटेड। कितने ग्रुप बने थे भैया? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखेंगे, ए बी सी। ये समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। 3 ग्रुप थे आपका, एक ग्रुप ए ग्रुप बनाया गया, एक बे ग्रुप बनाया गया और एक आपका से अर्थात सी ग्रुप बनाया गया। देखो जो सी ग्रुप था, सी ग्रुप में रखा गया सिर्फ आपका बंगाल और असम को, बंगाल और असम, मतलब 11 प्रांतों को बांटा जा रहा है, जो 11 प्रांत है हमारे। बी ग्रुप में रखा गया पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस था जिसको हम बोलते थे NWFP। पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बंगाल और असम हो गया।
ये आपके ग्रुप बी और सी में रखे गए और बाकी सारे कहां पर रखे गए? ग्रुप ए में। तो मुझे कुछ नाम आप एक बताएं। अगर आपको मैंने प्रांतों के नाम बताए थे तो आपको उस समय पर याद होगा 8 और 3 प्रांत बाद में बढ़े थे आपका, जिसमें हमने कहा था बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, एक सिंध बना था और एक आपका बना था, बोलेंगे भाई उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो मुझे बताएंगे कि उनमें से कौन से और प्रांत आप जानते हैं, एक एक नाम लिखना शुरू करेंगे। बचा हुआ तो आप कहेंगे भैया बचे हुए में हमारे आते हैं कौन सा? बंबई हो गया, बंबई याद है, बंबई एक प्रांत था जी। बॉम्बे हो गया आपका, मद्रास था, आप कहेंगे हाँ जी भैया मद्रास भी था एक, और एक संयुक्त प्रांत जो यूपी का पुराना नाम मैंने आपको बताया था यूनाइटेड प्रोविंस, हम पहले यूपी को कहते थे, संयुक्त प्रांत। एक आपका जो आज का मध्य प्रदेश जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। एक आपका बिहार था और बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुए थे, बिहार और उड़ीसा। तो कितने रखे गए मुझे बताएं, आपसे प्रश्न पूछेगा 1946 के कैबिनेट मिशन में समूह ए में कितने कितने प्रांतों को रखा गया था? तो आपका आंसर होगा 6 प्रांत। समूह बी में, या आपसे पूछूं मैं, जो आपका ग्रुप बी था उसमें कितने प्रोविंसेस को रखा गया था? तो आप बोलेंगे उसमें 3, और ग्रुप सी में आपका 2 ओनली। तो आप क्या बोलोगे? बंगाल और असम। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखो यहां पर देखने की बात क्या है, देखने की बात यह है जो आपका ए था ग्रुप ए, इसमें थी आपकी हिंदू मेजोरिटी, यानी इसमें हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे, ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक थे। ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में क्या था? इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यानी बहुसंख्यक का मतलब संख्या में ज्यादा होना, बाकी सबके कंपैरिजन में। यहां पर क्या था? मुस्लिम जो थे वो मेजोरिटी में थे, मुस्लिम जो है मेजोरिटी में थे। साथ में एक प्रावधान और किया गया था, एक प्रावधान किया गया था कि ये जो प्रांत है ना, अभी तो इनको समूह में रख दिया गया है ए, बी और सी में, लेकिन 5 वर्ष के बाद में, कितने वर्षों के बाद में? 5 वर्ष के बाद में आप अपना समूह बदल सकते हैं। यानी ग्रुप ए का जो बंबई है, अगर वो पंजाब में जाना चाहे तो जा सकता है। यहां ग्रुप सी का बंगाल अगर चाहे कि वो उसको समूह बे ज्वाइन करना है तो वो उसमें हो सकता है। कितने वर्ष का प्रोविजन दे दिया? 5 वर्ष का। जिन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिन्ना की खुशी का ठिकाना कैसे नहीं रहा? पहले एबीसी को और अच्छे से समझे थोड़ा सा, और क्यों कांग्रेस ने इस पर आपत्ति करी। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और सी को जरा देखिए। ग्रुप बी और सी में हमने किसको रखा था? ग्रुप बी और सी में, तो ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बंगाल को रखा था, और जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पे हो गया सी। बी में हमने किसको रखा था? मैंने आपको बताया, बी में हमने रखा पंजाब को रखा था, जो आज का पंजाब वाला क्षेत्र, उसको पहचानने की कोशिश करना, भैया पंजाब था, जो सिंध क्षेत्र है हमारा, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका प्रोविंस था, यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे वो आपका रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, सीमांत गांधी, उनको उनका जो रोल है वो हम पढ़ेंगे आपका जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये जी खुदाई खिदमतगार किस चीज की मांग कर रहा था, वो यहीं पे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस में। समझ गए? बी में क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी है और ए में हिंदू मेजोरिटी है। अब जब क्या बोल दिया गया कि भाई 5 वर्ष के बाद में कोई भी चाहे तो ग्रुप चेंज कर सकता है, तो जिन्ना को ये साफ साफ दिख रहा था कि भाई कल को क्या होगा, यहां पे अगर ग्रुप चेंज होंगे तो ग्रुप चेंज करके हम क्या करेंगे, सबको मेजोरिटी में ले लेंगे, और भविष्य में क्या होगा, भारत के बराबर का हिस्सा ही पाकिस्तान का भी हो जाएगा। यानी इन फ्यूचर वो देख रहा था कि भाई इन फ्यूचर हम मिला लेंगे, जो मॉमडन मेजोरिटी है उसको रिझा लेंगे एक देश के लिए, उससे बोल देंगे कि भाई हम ये सब हमारा एरिया है, और ये जो कांग्रेस है ये आपका हिंदूवादी पार्टी है। तो सारे लोग क्या बोलेंगे, भाई ठीक है हिंदूवादी पार्टी है तो मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, और मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं करेंगी तो हमारे हितों की रक्षा करेगी कौन? मुस्लिम लीग। तो उसने बोला कि ये सब जो समूह है हम इनको बड़े कर लेंगे। तो जिन्ना की मंशा समझ में आई आप लोगों को? जिन्ना क्या चाह रहा है? तो जिन्ना इस जो आपका ग्रुप क्रिएट किए गए इससे खुश था या नहीं था? हाँ या ना? पहले इतना बताएं, इतना आप समझे या नहीं? आप कहेंगे भैया जिन्ना तो भविष्य में पाकिस्तान के बीज देख रहा था, उसको दिख रहा था कि भाई इन ग्रुपिंग पर तो जो है भविष्य में पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। जबकि कांग्रेस को भी यही दिखा, तो इसलिए कांग्रेस ने इसका अपोज किया। कांग्रेस ने बोला कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, उसको कंपलसरी नहीं करना। तो इसलिए कांग्रेस ने क्या बोल दिया, इस वाले प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना बहुत नाराज हुआ इस पर। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं किनारे पे लिख देते हैं, लिख लीजिए इसको, कांग्रेस ने समूहों की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, वापस आएंगे और तब हम समझेंगे। तो जिन्ना तो खुश है इस बात से, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया है इसका, कांग्रेस ने इस बात का कर दिया है अपोज। बात समझ में आई? 3 बातें मैंने आप तक की है। तो संघ बनेगा सबसे मिलकर के, संघ बनेगा, राज्यों को यानी कि उस समय के जो प्रांत है उनको वर्गीकृत करने की बात की गई। चौथी बात है इसका भी अपोज होगा, तो ध्यान से समझना, संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया कि भाई देश चलाना है तो इनके बीच में पावर्स भी बांटनी पड़ेंगी, शक्तियों का बंटवारा किया गया। दोस्त चीजों को समझते चलना, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में सिर्फ नोट्स बना लें और चीजों को समझे ना, फिर सिर्फ अक्षर बचते हैं आपके पास और कुछ नहीं बचता। तो संघ को क्या क्या दिया गया, इसको नोट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंसेस। देखना देश में कैसे दंगे होंगे। संघ यूनियन को सिर्फ 3 विषय दिए गए, बोला गया कि आपके पास एक तो संचार होगा यानी कम्युनिकेशन होगा,
यूनियन को क्या दिया गया आपका, यानी जो केंद्र स्तर पर होगा उसको संचार अर्थात कम्युनिकेशन। दूसरा उसको दिया गया था आपका रक्षा या प्रतिरक्षा आप कह सकते हैं, यानी डिफेंस आपके पास होगा। और तीसरी बात की गई थी यहां पे जो विदेश मामले होंगे, विदेश मामले अर्थात फॉरेन अफेयर्स, जितने भी आपका फॉरेन अफेयर्स होंगे वो किसके पास में होंगे, वो होंगे संघ के पास में। इसके अलावा जो भी पावर्स होंगी, इसके अलावा जो भी पावर्स होंगी बाकी दे दी गई प्रांतों को। बाकी यानी कि जो आपका शेष शक्तियां रही या रिमेनिंग पावर्स आप लिख सकते हैं, जितनी भी आपका जो रिमेनिंग पावर्स थी वो किसको दे दी गई। अब आपको लगभग मैं कहूं 8 दिन हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, अब इतनी कॉमन समझ तुम्हारी विकसित हो गई होगी। यहां पर आपको पावरफुल कौन दिखता है, प्रांत को ज्यादा शक्तियां मिली हैं या फिर संघ को ज्यादा शक्तियां मिली हैं, ये लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप थोड़ी सी समझ रखते हैं। बच्चों बात नहीं करनी है, रिक्वेस्टिंग टू यू। मैं आपके पैर पकड़ने की बात करता हूं कि आपको अपने जीवन में उजाला लेके आना है तो खोना नहीं है, तो नहीं बात करनी है। खुद से प्रॉमिस करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आने वाला हर बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है। आप भी पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन आप भटकते हैं, वही भटकाव अगर रोक दिया तो जीवन में कुछ और आप हो सकते हैं। भैया प्रांत को ज्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि इसके पास तो क्या है, सिर्फ 3 है। अब देखो सुनो, अब एक कंपैरिजन और करना पड़ेगा। यहां पे भैया जो आपका प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थी, उनको कुछ नहीं दिया गया। देसी रियासतों को यह कह दिया गया, देसी रियासतों को यह कह दिया गया, ठीक है, जो शक्तियां वो अपने पास रखना चाहें, जो शक्तियां अपने पास रखना चाहें, जो भी चाहे, चाहे संघ वालियों में से अपने पास, उन्होंने बोला तुम्हें जो रखना है, सारी पावर्स अपने पास रखनी है, रख लेना, जो शक्तियां अपने पास रखनी चाहें, विच पावर्स दे वांट इटसेल्फ। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, मतलब उनको स्वतंत्रता दे दी गई कि जिन शक्तियों को वो अपने पास रखना चाहें। तो तीनों में क्या बोलेंगे भैया, तो देसी कोई भी प्रिंसिपल स्टेट तो ये बोलेगा ना कि मैं तो अपनी सारी पावर्स रखूंगा क्योंकि उसको स्वतंत्रता है, किसी और को क्यों शक्ति देगा वो। बोले कि तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी पावर्स का शेयरिंग हो उसमें जो छूट रहेगी, जो आपका मतलब जो प्राथमिकता दी जाएगी वो देसी रियासतों को दी जाएगी। अभी बताएं कौन है, तो आप कहोगे भैया इस समय तो देसी रियासतें ज्यादा ताकतवर हो गई, और इसी का विरोध किया नेहरू जी ने। नेहरू जी कह रहे हैं कि तुमने तो त्रिस्तरीय एक व्यवस्था ला दी भाई, जिसमें एक यूनियन होगा, एक यूनियन की बात की गई, एक आपने ग्रुप्स क्रिएट किए थे जो प्रांतों में, जिनको हम प्रांत कह रहे हैं, प्रांत हो गए, ये संघ हो गया, ये आपका प्रांत हो गए, और तीसरा क्या हो गया, वो हो गए प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। तो पूछा जाता है बहुत बार कि 1946 के कैबिनेट मिशन में क्या किया गया था, एक 3 टियर फेडरेशन की बात की गई थी। 3 टियर फेडरेशन यानी एक त्रिस्तरीय संघ की बात कहां पर की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी यूनियन इसमें आपको वीक दिखता है या नहीं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। जो संघ है वो आपको इसमें कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है या नहीं, यस और नो। तो आप कहेंगे जी भैया इसमें जो यूनियन है वो हमको कमजोर दिखाई देता है, यानी कि ज्यादा पावर्स यहां पर प्रिंसली स्टेट्स के पास रखी गई, इसीलिए कांग्रेस ने बोला कि नहीं हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब दिक्कत यह थी कैबिनेट मिशन में कि या तो उसको पूरा का पूरा स्वीकार करना है या पूरा का पूरा उसको अस्वीकार करना है, या तो उसको टोटली अप्रूव करो या टोटली उसको रिजेक्ट करो। यही क्रिप्स मिशन में था, इसलिए क्रिप्स मिशन आपका विफल हो गया। यानी कोई ठीक चीज भी आप चाह रहे हैं सिर्फ इसको ठीक कर लिया जाए, या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट होगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, या फिर हम आपके लिए कुछ और सोचेंगे, या कुछ और प्लान किया जाएगा, या कुछ और प्लान किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्यों कांग्रेस इसका अपोज कर रही है, बोले जी भैया। पांचवी बात, महत्वपूर्ण बात जिस पर कांग्रेस बहुत एग्री करेगी, आप भी समझेंगे, भारतीय होने के नाते समझें, कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। तो कांग्रेस तो इस पर खुश होगी और जिन्ना नाराज होगा। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत करने की बात इसमें की गई थी। पाकिस्तान की मांग क्या होगी, अस्वीकृत होगी, यानी पाकिस्तान डिमांड रिजेक्टेड, पाकिस्तान डिमांड रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो भैया जिन्ना तो बड़े परेशान हो गए इस बात पर, भारतीय खुश थे। साथ में छठी बात की गई, अब जब भारत चलेगा तो उसके लिए सरकार तो होगी, तो एक सेट ऑफ रूल्स भी होना चाहिए, एक संविधान भी होना चाहिए। और संविधान कौन बनाएगा, उन्होंने बोला एक संविधान सभा का गठन होगा, एक संविधान सभा का गठन होगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चों छोटी सी बात को, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या देयर विल बी, क्या बोलेंगे, देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें क्या बोला गया, संविधान सभा में कितने सदस्य रखे गए थे बताएंगे, कैसे रखे गए थे उस पर बात करेंगे। तो संविधान सभा में होंगे आपका 389 मेंबर्स, कितने, 389 सदस्य, ये बहुत पूछा जाता है। 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, जिसमें कैसे बांटा गया था, 389 सदस्य कहां से लिए गए थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासत थी वहां से कितने थे, देसी रियासतों से लिए गए थे 93 मेंबर्स, और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने लिए गए थे, जो कमिश्नरी एरियाज थे, यानी आप कहेंगे प्रिंसली स्टेट से 93, और जो कमिश्नरी एरियाज थे
कमिश्नरी एरियाज थे वहां से लिए गए थे आपका 4 मेंबर्स। कौन कौन से एरिया थे ये? मैंने आपको कहा था एक दिल्ली था, इसमें कुर्ग था, इसमें कर्नाटका, तीसरा था इसमें आपका अजमेर जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, और चौथा था इसमें क्या, बलूचिस्तान, आज के वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो सीधे कमिश्नरी के अंतर्गत में आते थे। और प्रांतों से कितने बचे? जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस से कितने लिए गए थे? प्रांतों से लिए गए थे आपका 292, 2 4 6 3 9, हाँ ठीक है, 9 9 18 और 3, तो कितने हो गए टोटल मेंबर? 389, 389। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट समझना, जो बात की गई कि कमिश्नरी क्षेत्र और प्रांतों से जो सदस्य चुने जाएंगे वो सारे के सारे सदस्य आएंगे निर्वाचन से। किससे आएंगे? ये सारे के सारे चुने जाएंगे किससे? इलेक्शन से। एक इलेक्शन होगा और उसी से इनका चुनाव होगा। भाई यही क्यों आए? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला? चुनाव। लेकिन क्या उस समय जनता ने वोट डाले थे, हाँ या ना इनके लिए? आप कहेंगे नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आज राष्ट्रपति साहब का चुनाव जो होता है वो कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? जरा बताएं मुझे। तो आप कहोगे भैया राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि जनता उसमें भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया है वो भाग लेते हैं। ऐसा ही यहां पर बोला गया कि जो विधानमंडल में लोग हैं वही उन लोगों को चुनेंगे जिनको जनता ने चुना है। यानी ये जो निर्वाचन था ये कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। जनता ने डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। और देसी रियासतों के लिए यहां पर बैठकें चली थी। फाइनलाइज ये हुआ था कि देसी रियासतों से जो होगा, देसी रियासतों से जो सदस्य आएंगे, अंतिम रूप में सहमति ये बनी थी कि वो मनोनीत होंगे। मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड होंगे। वो क्या होंगे? नॉमिनेटेड। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें देसी रियासतों से जो 93 लोग आए वो किस चुनकर के आए कि मनोनीत होकर के? आप कहेंगे भैया मनोनीत होकर के आए थे। बच्चों अन्य बातें नहीं, अन्य बातें नहीं। उसके लिए आपके पास हमेशा एक हेल्पलाइन नंबर होता है, बच्चों का हेल्पलाइन नंबर। तो कुछ भी जानना है उसके लिए इस नंबर पे फोन करें, है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं एक बात करता हूं कि यहां पर एक बात बताई गई कि 389 लोग होंगे जो बात की गई। तो यहां पर कितनी पॉपुलेशन की बात की गई थी? बात की गई थी यहां पर, नोट करना इस बात को, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। उस समय की भारत की आबादी के हिसाब से 10 लाख की आबादी पर कितने सदस्य की बात की गई थी? एक सदस्य होगा। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कैबिनेट मिशन में क्या बात की गई थी। तो क्या बोलेंगे? 1 मेंबर फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन, 1 मेंबर फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। तो भाई संविधान सभा होगी तो संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? यानी आप जानते भी हैं, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ ये आपको पता होना चाहिए। 10 लाख पर एक, ठीक है, और कैसे कैसे चुने गए थे। सांप्रदायिक समूह, अगली बात, कितना पॉइंट हो गया था हमारा? अच्छा, अभी 7 आएगा, 7वां बिंदु लिखें। सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए। यानी आप कहेंगे 3 कम्युनल ग्रुप्स वर कैप्ट। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर आपको ध्यान हो मुझे बताएं कि किस एक्ट के द्वारा ये जो अंग्रेज थे ये चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा हो। वो कौन सा एक्ट है? जिसमें आप सबको याद होगा कि एक कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि आपका एक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था मुस्लिमों को, जिसमें सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था और उसके लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे। तो आप कहोगे भैया ये काम किया गया था किससे? मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। बहुत शानदार। उसके बाद में फिर आपको ये भी पता होगा, जब मैंने आपको बताया था 1919 में जब एक्ट आया तो वहां पर उस कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था और अन्य यूरोपियंस के लिए, सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, तो उसको बढ़ाया गया था। यस और नो? जी भैया बढ़ाया गया था। लेकिन यहां पर क्या बोल दिया गया कि बहुत सारे सांप्रदायिक समूह नहीं होंगे, सिर्फ 3 होंगे, और वो 3 रखे गए। एक तो होंगे साधारण यानी कि जनरल, जिसमें हिंदू आ गए आपका, या अन्य सभी किसमें आ गए? वो जनरल में आ गए, साधारण। दूसरा सांप्रदायिक समूह होगा मुसलमान, मुस्लिम्स होंगे। और तीसरा जो होगा, तीसरा होगा सिर्फ सिखों को, सिख। और सिख भी कहां के? केवल पंजाब के। बाकी राज्यों में जो रहे हैं उनको नहीं गिना जाएगा कम्युनल ग्रुप में। सिर्फ सिख जो कहां पर थे? केवल पंजाब। ठीक है, ये बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण की गई। कितने सांप्रदायिक समूह रखे गए? 3। तो आपको पता है 1919 में जो आपका सांप्रदायिक मंडल का विस्तार मैंने आपको बताया था कि आपका जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसका एक्सपेंशन किया गया था, उसको यहां पर क्या कर दिया गया? स्क्वीज, यानी कि उसको छोटा कर दिया गया, उसको छोटा कर दिया गया। आगे आएंगे। 8वां, संविधान सभा के लिए चुनाव की बात की गई। अभी मैंने आपको बताया था संविधान सभा के लिए क्या होंगे भाई? जो देसी रियासतों से वो तो मनोनयन से, और जो संविधान सभा के लिए चुनाव, और बाकी जो थे आपका वो सब आएंगे चुनाव से। संविधान सभा के लिए चुनाव की बात की गई, यानी इलेक्शंस विल बी होल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात की गई।
और ये पूछा जाता है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे आपका जुलाई से अगस्त, इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लेना दोस्त, 1946 में। 1946 में तो जब चुनाव हुए संविधान सभा के लिए तो उनके नतीजे भी आए, और उन नतीजे में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी बताएं जरा, कांग्रेस के पक्ष में। तो इनके जो रिजल्ट्स है, जो इनके परिणाम आए, उन परिणामों में क्या हुआ था आपका, उन परिणामों में हुआ था कि आपका पहले कांग्रेस के सबसे ज़्यादा, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग आपका 73, और अन्य अन्य जो थे वो थे आपका 15। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें 73 और 8, बोले भी 81, 296, कितना हो गया टोटल, 296, 296, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब सुनो देखो मुस्लिम लीग का, जो मुस्लिम लीग है वो एक नया राग यहाँ पर अलापती है। तो उनको जैसे ही ये लगा, आप सब लोगों को पता, पहले तो वो किस बात से नाराज है, जैसे ही कांग्रेस ने मांग उठाई थी कि भाई कांग्रेस जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, जो समूह है क्या बोलेंगे आपका वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। तो जिन्ना तो चाहता था कि भाई अनिवार्य हो। यहां पर जब इसके रिजल्ट आ गए तो यहां पर मुस्लिम लीग ने क्या बोल दिया कि इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया, इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया। और ये चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, संविधान सभा के चुनाव हो रहे हैं, और संविधान सभा के चुनाव होने के बाद में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनाव हुए। वही अंतरिम सरकार होगी, उसमें कौन प्रधानमंत्री होगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन चुनावों का क्या कर दिया मुस्लिम लीग ने, छोटा सा बिंदु लिखना एक, कि मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है मुस्लिम लीग को बहिष्कार करने दो, और बहिष्कार करने का कारण था कि पाकिस्तान की मांग को इसमें क्या कर दिया गया था, अस्वीकृत भी कर दिया गया था, वो भी एक बिंदु था। तो शुरुआती दौर में तो ये लोग तैयार हुए, लेकिन फिर क्या बोल दिया इन्होंने, मना कर दिया। और यहां पर जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि ये अगर चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं तो इनको करने दो, इनके बिना ही हम एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। तब मुस्लिम लीग को यह लगा कि यार ये तो हमारे बिना ही, हमारे हमारे मत का भी कोई मूल्य नहीं है। तो इसके बाद में आप जानते हो उस आपका सरकार में लियाकत अली खान जैसे लोग शामिल हुए थे, यानी मुस्लिम लीग के सदस्य फिर उसमें शामिल हो गए। यानी एक प्रेशर में जब इनको पता चला, क्या बोल दिया यहां पे ब्रिटिश सरकार ने, क्या बोल दिया था, ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया था चलो इनके बिना ही काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, ये विरोध कर रहे हैं करने दो इनको। अब इनको लगा कि यार ये तो और स्थिति खराब हो जाएगी, तो फिर ये एग्री कर जाते हैं, क्या बोलेंगे, ये आपका फिर एग्री कर जाते हैं। और जैसे ही इन्होंने एग्री किया, समझना मेरी बात को आप, इन्होंने एग्री किया तो यहां पर यही कुछ शर्तें हैं कि फाइनली आप यहां पे देखो, अगस्त में भी याद कर लेना, एक बात लिख लेना, अगस्त 1946 में कांग्रेस ने क्या कर लिया था, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन उनको लगा कि भाई इससे बेटर वे कुछ नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। कुछ खामियां मैंने आपको बताई कि भाई केंद्र को ज्यादा, केंद्र की तुलना में देसी रियासतों को ज्यादा शक्ति दी जा रही थी। तो उन्हें लगा कि ठीक है इस इंटरनल मैटर को हम इन फ्यूचर सॉल्व कर लेंगे। अभी कैबिनेट मिशन, क्योंकि उसने बोला या तो पूरा एक्सेप्ट करना है, तो एक संविधान सभा होगी, ठीक है, एक संघ होगा, इन सारी चीजों को भारत सरकार ने उस समय पर, या मैं कहूं कि जो कांग्रेस था, भारत सरकार तो नहीं थी, कांग्रेस ने उस समय पर इसको मान लिया। तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। आप इतना समझ गए होगे मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, इसका इसके पक्ष में था या विरोध में था, अभी क्या समझे अभी तक, बोलेंगे अभी फटाफट से, बोले भी। अतिरिक्त बातें कोई भी बच्चा करे उसको मुक्ति दे देना, ताकि वो फिर चुपचाप बैठ के पढ़ता रहे, है ना। उसको ऐसा मजबूर करो, जबरदस्ती पढ़ाओ उसको। विरोध में थी भी, अपोजिशन में थी, ये बात आप समझे। तो यहां पर मुस्लिम लीग का जो लीडर है जिन्ना, जिन्ना बैठा हुआ था अपने हाउस बॉम्बे में। जिन्ना ने बॉम्बे से घोषणा की, बॉम्बे से वो अनाउंस करता है कि अगर मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की तो हम इसके लिए एक प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे, और भविष्य में सब इसके लिए तैयार रहें। लगभग 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया। और जिस दिन, याद रखना, एक घटना बताता हूं आपको, यहां पे एक छोटी सी घटना आपको जाननी होगी, घटना बहुत बड़ी है भारत के इतिहास से, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्योंकि जिन्ना के मन की चीजें नहीं हो रही थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कि भाई ब्रिटिशियर्स तो ये जो कांग्रेस के पक्ष में, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये क्यों, किस डेट को मनाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी डेट भी नोट कर लेना, 16 अगस्त 1946 को, ये समझे। अब जब चुनाव हुए थे, मैंने आपको भी पिछली कुछ कक्षाओं में बताया था, कुछ सीटें ऐसी थी जो आपका मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित थी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी। तो जब कैंपेन यहां पर हुआ, जब चुनाव प्रचार हुआ, तो चुनाव प्रचार में आपका जिन्ना एक तरफ, जिन्ना, और एक तरफ आपका नेहरू जी प्रचार में, नेहरू जी। और जब ये प्रचार चल रहा था चुनावों के लिए, इसी प्रचार में आया टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट। टू नेशन थ्योरी मतलब, देखो इसके बारे में बहुत सारे आज भी आप देखोगे इतिहासकार या राजनीतिक बहुत बहस करते हैं इस बात को लेकर के कि भाई टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले आपका वीडी सावरकर ने दिया 1937 में। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो भारत है, इस भारत में जो है ना आपका मुस्लिम, जो भारतीयों के हितों की पूर्ति में हमेशा टांग अड़ाते रहेंगे, इसलिए वो भारत में नहीं होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए। पर आप जानते हैं 1940 में मांग हुई थी पाकिस्तान की ऑफिशियल, उससे पहले पाकिस्तान शब्द आप ये भी जानते होंगे, आप नहीं जानते तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, रहमत अली ने पाकिस्तान को गढ़ा था उस शब्द को। तो पाकिस्तान की मांग बहुत तीव्र थी, 1940 में बहुत तीव्र हो गई थी, एक इंटेंस डिमांड थी वो।
तो ये जब अपना प्रचार करते थे, जिन्ना जिन्ना का हमेशा स्लोगन होता था कि भाई कि ये मुसलमानों, अगर तुम अपने हितों की रक्षा करना चाहते हो तो वो हितों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का निर्माण होकर हो सकती है। इसलिए जितने भी लोग चाहते हैं पाकिस्तान बने तो वो जिन्ना यानी मुस्लिम लीग को वोट करें, मुस्लिम लीग को वोट करें। तो मुसलमानों के लिए जितनी भी रिजर्व्ड सीट थी उनमें से 87% मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। उसका कैंपेन किस पर डिपेंड था? एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड तभी पूरी हो सकती है अगर तुम मेजोरिटी से हमें जिताओगे। वहीं पर नेहरू जी ने जितना प्रचार किया वो किया अखंड भारत के लिए, एक यूनाइट इंडिया के लिए, कि भारत ना टूटे। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि भाई अगर आप एक चाहते हैं कि भाई भारत के टुकड़े ना हो तो आप कांग्रेस को वोट करें। तो ये किसके प्रतिनिधि थे? मुस्लिम लीग के। और ये किसके प्रतिनिधि थे? कांग्रेस के। यानी हिंदू महासभा भी क्या चाहती थी कि भाई, हिंदू महासभा, मैंने बोला वीडी सावरकर का क्या स्टेटमेंट था कि भाई मुसलमानों के साथ रह करके हमारे जो हित हैं वो आपस में टकराएंगे। बात समझ में आई? इतनी छोटी सी। तो जब जैसे ही इन चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना बोलेंगे, रिजर्व्ड सीट का 87%, 80% सीट जब इन्होंने यहां पे रिजर्व्ड का, टोटल का नहीं, जो इनके लिए आरक्षित सीट थी, तो जिन्ना का हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो समझ गया कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सब चाहते हैं कि उस समय पर, मतलब 13% को छोड़ करके, कि भाई हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, ये वो समझ गए कि उसने बोला कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनी और आप इसी देश में रहे तो ये कांग्रेस की सरकार जो है एक हिंदूवादी सरकार है, और उस समय कांग्रेस पर ठप्पा लगाया हिंदूवादी सरकार होने का। बोले तुम्हारे जितने भी राइट्स हैं उन सबको छीन लेगी और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। तो जिन्ना को यहां पे बहुत पावर महसूस हुई होगी नहीं जब उसको इतना वोट मिला। यानी जिन्ना समझ गया कि मैं जो डिमांड कर रहा हूं उसके लिए मेरे साथ में लोग हैं। अब दरअसल में जब इतनी वोट मिल गई, आप सबको पता है, तो उसने क्या किया कि यहां पर उसने बोला कि भाई एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको क्या बोल दिया था आपका कैबिनेट मिशन में कि उसको अस्वीकार किया जाता है। और थोड़ा दिन तो इसने वेट किया कि भाई ठीक है मानेंगे, इसमें संशोधन करेंगे। जब उसको दिख गया कि भाई ब्रिटिश सरकार तो बिल्कुल पाकिस्तान बनाने के पक्ष में नहीं है, तब इसने बोला कि भाई कलकत्ता से ये शुरू हुआ। और छोटी सी घटनाएं मैं तुम्हें बताता हूं, यहां पे एक आता है द कैलकाटा किलिंग, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहां से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया ये आपका कलकत्ता से शुरू हुआ था। कहां से? कलकत्ता से शुरू हुआ था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कलकत्ता से शुरू हुआ। और कलकत्ता में अगर हम बात करें कहां से, राजा बाजार से, राजा बाजार से जितने भी लोग थे उन सबको, देखो यहाँ पे एक स्थिति और याद रख लेनी है, यहाँ पे जो आपका बंगाल का इस समय, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पे टिकट जीती थी या यानी सीट को जीत चुकी थी, और बंगाल का जो सीएम था यहाँ पर वो था एच एस सुहरावर्दी, एच एस सुहरावर्दी। बंगाल का सीएम कौन था? एच एस सुहरावर्दी। और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसका भी महत्व है इसमें, स्टार ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया। ये जो इसका आपका अगर हम बात करें, संपादक था, जो एडिटर था, वो भी मुस्लिम लीग का एक सदस्य था। और तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे बंगाल का गवर्नर, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम है फ्रेडरिक बोरो, फ्रेडरिक बोरोज। ये बात समझे। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम एक डायरेक्ट एक्शन डे बनाएंगे। और देखो क्या हुआ था बंगाल का। आप मुझे बताओ 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस पर अंग्रेज सरकार ने लगाम कस ली थी या नहीं? यानी अब से 100 साल पहले, अगर हम एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो अब से लगभग 90 साल पहले उन पर अंग्रेज सरकार ने एक कमान कसी थी या नहीं कसी थी? आप कहेंगे जी भैया उसको कंट्रोल कर लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती तो इन दंगों को भी कंट्रोल करती। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है दंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार गूंगी बनी रही। एच एस सुहरावर्दी ने क्या किया कि उसने बोला, एच एस सुहरावर्दी ने, कि भाई पुलिस की छुट्टी रहेगी, पूरे बंगाल में पुलिस ही नहीं रहेगी। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन पुलिस बंगाल में एक्टिव नहीं थी। और ये जो न्यूज़पेपर है स्टार ऑफ इंडिया, इस न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया में सुबह को जब ये निकला तो इस अखबार में बताया गया कि इस देश के जो मुसलमान हैं उनकी आज की एक्टिविटी क्या होंगी, यानी उनको पूरे दिन क्या करना है। सबको बोला गया कि जितने भी बाजारों के नाम थे आपका, उन सब बाजारों से निकल के, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राजा बाजार से शुरू हुआ, इन सबको स्टार ऑफ इंडिया में एक टारगेट दे दिया गया, क्या बोलेंगे, ओचलोंग मॉन्यूमेंट को। इसका नाम लिख लेना, मॉन्यूमेंट। बोला कि भाई सबको यहां पर पहुंचना है, सबको यहां पर पहुंचना है, ओचरलोंग मॉन्यूमेंट, जो कि आपका कलकत्ता में था। और यहां पर कहते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी भीड़ 1 लाख लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, 1 लाख लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। तो उनसे बोला गया कि अब तुम्हें अपने हितों के लिए लड़ना है, जितने दंगे तुम कर सकते हो उतने दंगे करो। और यहां पर बोला जाता है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग होमलेस अर्थात बेघर हो गए। और रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये कहा जाता है कि 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां पर मार दिया गया। भड़काया किसने? भड़काया किसके है इसको? आप कहेंगे भैया जिन्ना के द्वारा इनको भड़काया गया था, और जिन्ना ने ये कहा था कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब दरअसल में इसके पीछे कौन है? तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आप सबको मैंने बताया ब्रिटिश सरकार ने इसके बीज बोए थे 1909 के एक्ट से, क्योंकि 1857 की क्रांति में ना, आपने देखा होगा हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े थे। मतलब छोटी छोटी जगह कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन आप लार्जली देखो बड़े तौर पर तो हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ थे। और ये हमारी एक सांस्कृतिक विविधता भी इसको कहा जाता है कि हमारे देश की विशेषता है, दोनों वर्ग साथ रहते थे, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने देख लिया कि हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे तो फिर ब्रिटिश सरकार के लिए चीजें आसान नहीं होंगी। और ब्रिटिश सरकार आप जानते ही है उसने किस तरह से बंगाल का विभाजन किया, 1909 का एक्ट लेकर के वो आए। और जब जब उनसे प्रयास हुआ उन्होंने तब तब भारत को बांटने के लिए, जिसको डिवाइड एंड रूल हम कहते हैं, यानी कि
फूट डालो और राज करो की नीति जिसको हम कहते हैं कि उस समय मौलवियों को ब्रिटिश सरकार पैसा देती थी कि भाई तुमको जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलना है। वहीं पर जो आपका हिंदू पंडित होते थे उनको वो पैसे देते थे कि भाई तुमको किसके खिलाफ बोलना है। मतलब बहुत जगह ये काम ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया कि आपको खिलाफ बोलना है। सैयद अहमद खान आप देखते होंगे, सर सैयद अहमद खान एक भारत में अगर मैं बोलूं तो वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए आप जानते हैं 1875 में मोहम्मदन एंग्लो मोमेंटल स्कूल चलाया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में। उन तक को अपीज कर लिया था अंग्रेजों ने कि भाई तुमको जो है ना लोगों को ये शिक्षा देनी है, मुसलमानों को तुम्हें मैसेज देना है कि तुम्हें अगर अपने हित सुरक्षित करने हैं तो तुम्हें उनके लिए आवाज उठानी होगी और वो आवाज हिंदुओं के विपक्ष में होनी चाहिए। तो बात समझ गए? तो क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को। ये बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताएं सारे लोग। यहां पर क्या हुआ भैया, दंगे हुए। दंगे के लिए किसने बोला था आपका, जिन्ना ने बॉम्बे से घोषणा कर दी थी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की, कलकत्ता। ये आप बहुत बार छोड़ देते हो, इसी को हम घटना को बोलते हैं द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। कभी भी पूछे किससे संबंधित है ये घटना, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से है। अगली बात करेंगे। अगली बात क्या हुई, चुनाव हो गए, एक 14 सदस्यीय सरकार का गठन किया गया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार। बहुत बार पूछा जाता है दोस्त कि अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन, जो बंगाल का गवर्नर है ना, उसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि तुम चाहते तो ये शांत कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज चाहते ही नहीं थे वो शांत हो। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया, गठन हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 14 मेंबर्स। 14 मेंबर्स एंटरिम गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड। अब ये 14 जो सदस्य थे, इसको याद रख लेना, इसमें क्या आएगा आपका 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है। एक तो आती है 24 अगस्त की डेट, 24 ऑफ अगस्त, 24 अगस्त 1946 को इसको अनाउंस किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। ओके, और साथ में याद रख लेना, कभी भी पूछे अनाउंसमेंट कब हुआ आपका 24 अगस्त को, और गठन कब हुआ अगर ये पूछा जाए तो ये गठन, ये सरकार बन पाई थी आपका कब, 2 सितंबर को। दोनों प्रश्न अलग अलग होंगे। फॉर्मेशन पूछेगा तो आपका 2 ऑफ सितंबर, और अगर अनाउंसमेंट पूछेगा, अनाउंसमेंट आपसे पूछेगा 24 ऑफ अगस्त को। दोनों बातें याद रखेंगे, बड़ी आसान सी बातें हैं ये। देखना इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे आप इस बात को देखेंगे। साथ में एक अगली बात आती है, देखो 14 सदस्य कौन कौन थे, इसका तो आपको एक बार एक फोटो ले लेना है, और फोटो शायद इन्होंने लगाया नहीं है, और मैंने इनको इमेज भेजी थी भाई साहब को, और ये शायद उसको लगानी भूल गए हैं ना, इतने पढ़े लिखे आप हैं। नहीं है यहाँ पे, इसका एक इमेज ले लो, फोटो ले लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, गूगल पे आप इतना समझदार हैं कि आप एक लिखना उसमें एंटरिम गवर्नमेंट 1946, तो जिसको ना समझ में आए तो इसका एक स्क्रीनशॉट जब ले लें तो मुझे बताएं, आज कॉपी में नोट करना, एक पेज छोड़ दो इसके लिए। जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने थे, क्योंकि इस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और विदेश विभाग इनको मिला था, और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, होम मिनिस्ट्री वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, कम्युनिकेशन और आपका क्या बोलेंगे जो ब्रॉडकास्टिंग है वो वल्लभ भाई पटेल को, डिफेंस बलदेव सिंह, जो इंडस्ट्रीज मिली थी आपका वो जॉन मथाई को मिली थी, डॉक्टर जॉन मथाई। देख पा रहे हैं इसको, एक बार बताएं मुझे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बोलो भाई, तो जो एंट्रीम गवर्नमेंट बनी उसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 14 मेंबर्स हैं। जी भैया, हम इन सबको पढ़ेंगे। सी राजगोपालाचारी इसमें शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, रेलवे मंत्री बहुत पूछे जाते हैं आसफ अली, श्रम मंत्री कौन थे एंट्री गवर्नमेंट में, बाबू जगजीवन राम। अब देखो मैंने कहा था ना मुस्लिम लीग एग्री कर गया था बाद में, तो आप देख सकते हैं अब्दुल रब अस्तर, लियाकत अली और गंजाफर अली खान, तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य ही हैं तीन। ये तीन मुस्लिम लीग के एंट्रीम गवर्नमेंट में कितने मेंबर थे, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, ये तीन है, जिनको एक को स्वास्थ्य मंत्री, एक को संचार और एक को वित्त दिया गया। याद रखेंगे कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। वापस आए, अरे लिख सकते हो ना, थोड़ा सपोर्ट भी किया करो, बोला भी करो थोड़ा, बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। यहीं पे दोस्त आपका क्लीमेंट एटली की एक घोषणा आई, उसको नोट करें। क्लीमेंट एटली, जब उसने देखा भारत में इतने दंगे हो गए और स्थितियां जो हैं भारत में बहुत खराब हैं, हर जगह दंगे हैं, पूरे देश में फैले, तो उसने 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया। क्या उसने बोल दिया, 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे, 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन क्या इससे पहले ही स्वतंत्र हम हो गए थे? और इतनी जल्दबाजी क्या हुई थी, जिस जल्दबाजी में देश को बांटा गया, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसी क्या जल्दबाजी उस समय पे आपका सभी लीडर्स को हुई कि 10 महीने पहले, बोलते हैं इसको 10 महीने पहले ही कर लिया गया, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देश में हुई। 30 जून 1948 को हम स्वतंत्र कर देंगे, ये अनाउंस कर दिया, इंडिया विल बी बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948। ये क्लीमेंट एटली का अनाउंसमेंट था। तो पहले भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने की बात की गई थी क्या? कैबिनेट मिशन में स्वतंत्रता कब देने की बात की गई थी? तो कभी भी 15 अगस्त 1947 आएगा तो आप उसको करेक्ट तो नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं भैया। यहाँ पे आते हैं, फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली और कैसे मिली ये समझेंगे। 1947। बच्चों सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है ना, बड़े शांति से पढ़ रहे होगे? यस और नो, बस यस नो बताते रहो, वही ऊर्जा मुझ तक आपकी पहुंचती रहेगी। 1947, ठीक है।
देखो यहां पर क्या था कि जब क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी को कि भाई कब आजाद कर देंगे, 30 जून 1948 को, तो इस समय तक कौन था, आपका वेवेल था भारत में वायसराय। लेकिन यहाँ वेवेल की जो योजना है, वेवेल की जगह पे कौन आया था फिर, माउंटबेटन आया था, माउंटबेटन, जिसको भारत का पहला वायसराय हम बोलते हैं। ठीक है, भारत का पहला वायसराय बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं भैया, आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को जब कंपनी का शासन आया तो भारत का वायसराय कहा गया और वो कैनिंग हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय बोले, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वायसराय, तब वो माउंटबेटन होगा, क्योंकि वेवेल की जगह उसने स्थान लिया था और आजाद भारत तक यही रहा था। कौन आया यहाँ पे, माउंटबेटन। अब माउंटबेटन जो आया यहाँ पे, तो माउंटबेटन एक योजना लेके आया जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। क्या था माउंटबेटन प्लान, इसको समझे। माउंटबेटन प्लान कब आया था, माउंटबेटन प्लान बता सकते हैं क्या। पहले तो लेके आया था ये आपका क्या बोलेंगे, माउंटबेटन योजना, इसको बाद में समझेंगे, इससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझो। ये लेके आया एक डिकी बर्ड, जिसको हम डिकी बर्ड भी बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान। और डिकी बर्ड प्लान क्या था, दरअसल में दो लोगों ने तैयार किया था, ब्रिटिश दो अधिकारी थे, एक था एबिल और एक इस्मॉय, एबिल और इस्मॉय। और इस डिकी बर्ड प्लान में इन्होंने क्या कहा, डिकी बर्ड प्लान में ये कहते हैं कि जो है ना, जितने भी इंडिया में प्रांत हैं इस समय पे, रियासतें हैं, उन सबको हम, सभी प्रांतों को हम क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। नेहरू जी से मिल रहे हैं, ये बात किससे कर रहे हैं, इसको नेहरू जी से कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई सभी प्रांतों को हम क्या कर देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं, यानी जितने भी प्रोविंसेस हैं, यानी फ्रीडम टू ऑल प्रोविंसेस, यानी कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि वे स्वयं निर्णय कर लें। सभी प्रांत का मतलब क्या है कि उनको किसके साथ होना है, वे स्वयं निर्णय कर लें, क्योंकि देश में दंगे फैल रहे थे। ठीक है, वे स्वयं निर्णय कर लें, उनका जो खुद का डिसीजन हो कि या तो वो भारत की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या बोलेंगे आप, ये एक सही प्लान था या नहीं। तो जब नेहरू जी से एबेल और इस्माइल की मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने क्या बोल दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये मुलाकात हुई थी शिमला में, याद रख लेना, पूछा जाता है नेहरू जी ने कहां पर डिकी बर्ड प्लान को अस्वीकृत कर दिया था। तो शिमला में क्या बोलेंगे, शिमला में नेहरू जी ने इसको बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेहरू जी ने बोला नहीं, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो क्या होगा, देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और अलग 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 सभी बोलेंगे कि भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी का अधीन क्यों होना चाहेगा। तो गांधी जी बोलो सॉरी, नेहरू जी ने इसको कहा था, नेहरू जी ने डिकी बर्ड प्लान को क्या कह दिया था, नेहरू जी ने, याद रखना, नेहरू जी ने इसे बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी, क्योंकि बाल्कन आइलैंड में ही हो चुका था 6 देशों के साथ में। तो उन्होंने कह दिया था कि वे स्वतंत्र रहेंगे और बाद में बहुत अस्थिरताएं हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सरकारें आपका क्या बोलेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। इसको बोल दिया था बाल्कन प्लान। जैसे बाल्कन देशों को बांटा गया, ऐसे ही आप हमारे देश को बांटना चाहते हैं कि यहाँ पे सब फ्रीडम से डिसीजन लेंगे, तो फिर आपका देश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एक यूनाइट इंडिया नहीं बन पाएगा। इसे बाल्कन प्लान की संज्ञा दी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, नेहरू जी ने बाल्कन प्लान किसको कह दिया था, तो डिकी बर्ड प्लान को कह दिया था। किसको, डिकी बर्ड प्लान को। ओके, यहां पर आएंगे माउंटबेटन योजना में। साथी एक बात मुझे बताएं, माउंटबेटन योजना, जब नेहरू जी ने इसको क्या बोल दिया, एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, आप कहेंगे एबेल और इस्माइल के इस प्लान को क्या बोल दिया इन्होंने, एक्सेप्ट नहीं किया। तो तब माउंटबेटन ने सुधार करके एक दूसरी योजना लाई, जिसको हम बोलते हैं 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। ये क्या है, ये इसका बैकग्राउंड था। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जो भारत का उस समय पर वायसराय था। क्या कहता है, इसने दो मुद्दों पर बात की भारत में, एक तो भारत के विभाजन को लेकर के, ठीक है, यानी विभाजन किस प्रकार से होगा और स्वतंत्रता कैसी होगी, इन दो मुद्दों पर इसने बात की इसमें। और इसके लिए क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड और जाने थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन सीडीएस ने 2023 में ही पूछा क्वेश्चन। एटली ने 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसको पेश किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स, एचओसी लिख लो, निम्न सदन जिसको हम बोलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बोलेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आई एक्ट बोलते हैं इसको, आई एक्ट 1947 कब पेश हुआ था। इनकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछी गई है। क्या होता है, 15 जुलाई को, 15 जुलाई को ये गया आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये क्या हो गया था, पास हो गया था। एचओसी लिख सकते हैं ना हाउस ऑफ कॉमन्स में। 16 जुलाई को, अगले दिन ही 16 जुलाई 1947 को सॉरी, यहां पर एक बात लिखेंगे। पहली बात तो मैं आप सबको साथी बहुत सारी शुभकामनाएं बीच कक्षा में इसलिए देना चाहूंगा कि अभी अभी आपका परिवार 14 मिलियन का हो चुका है, रोजगार विदंकित परिवार। ठीक है, जिसकी एक शाखा में अभी हम जैसे RWA SSC एग्जाम्स पर, इसको भी आपका बेहद प्यार मिल रहा है। ठीक है, उम्मीदों से ज़्यादा। और इस परिवार ने हमेशा आप सब लोगों के जो भी मतलब एक्सपेक्टेशंस थी उन पर खरे हम उतर पाते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम प्रयास पूरा करते हैं और आप सब लोगों का भरोसा हमको दिखता है। और उसी की वजह से आज देश में इस प्लेटफॉर्म की एक पहचान है, इस परिवार की एक पहचान है, जिसको प्लेटफॉर्म कम परिवार की संख्या ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि परिवार में हम सब लोग एक दूसरे से वादा करते हैं साथ रहने का और साथ मिलकर आगे बढ़ने का। वही प्रयास हम भी करते हैं कि आपसे जो भी प्रोमिस किए जाएं वो कभी झूठे ना हो, क्योंकि हमारा वादा जो झूठा होता है वो एक ना एक दिन उजागर होता है, और एक जब वो उजागर होता है तो हमारी नींव उससे कमजोर होती है। आप भी अपने जीवन में जब कभी भी वादा करें तो उसके लिए पहले सोच लें, लेकिन फिर उस वादे को निभाएं जरूर। तो दिल से बहुत सारा धन्यवाद। वापस आते हैं, एचओसी का मतलब क्या है, इसको लिखें दोस्त एक बार, हाउस ऑफ कॉमन्स। ये निम्न सदन है ब्रिटेन का,
जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, लोअर हाउस है, और HOL है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको भी लिखिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये कब हुआ आपका? अगले दिन आपका पास हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ओके, तो यानी कि उच्च सदन में भी पास हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, 18 जुलाई को इसको शाही स्वीकृति मिली, रॉयल अप्रूवल जिसको हम बोलते हैं। 18 जुलाई 1947 को जो एम्परर है उसने इस पे साइन कर दिए, सम्राट के साइन हो गए इस पे। तो साइंड बाई एम्परर ऑन 18 ऑफ जुलाई 1947, इसी को हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही स्वीकृति। एक रॉयल अप्रूवल कब मिला था? रॉयल अप्रूवल, और इसी दिन ये क्या हो गया आपका? फाइनली। अब SSC CGL में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो मुझे विश्वास है इस क्लास के शायद 99.99% बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, जब हम चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं। प्रश्न पूछा गया SSC CGL 2023 में, भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की किस धारा से मिली थी? बताइए। चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, और आप इसको रिसर्च करेंगे, जो मैंने शब्द अभी बोले हैं आप देखेंगे हाँ भैया वाकई में पूछा गया है। क्या बोलेंगे? 18 जुलाई 1947 को, सर इसको पूरा लिखिए बेटा, पूरा लिखा हुआ 18 जुलाई 1947 को सम्राट के साइन हुए, हो गया पूरा। अच्छा ये भी लिखना था, 18 जुलाई 1947 को सम्राट के द्वारा इसको हस्ताक्षरित कर दिया गया और इसे शाही स्वीकृति मिली। और इसे तो आप लिख सकते हैं धारा भैया 87, धारा 343, धारा 7, धारा 87, कुछ भी लिख रहे हो तुम, कुछ भी लिख रहे हो। धारा 7, धारा 87 कह रहे हैं बहुत सारे लोग, धारा 87। याद रख लेना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो हमको स्वतंत्रता मिली, यानी जो शाही स्वीकृति मिली थी, वो मिली थी धारा 8 से, धारा 8 के सब सेक्शन 1 से। इसको नोट करके रख लो। इतनी बात में कोई दिक्कत? यहां तक की बात, क्या बात की गई इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में? छोटे छोटे से पॉइंट ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे। क्या बात की गई? कौन से 2 अधिराज्य दोस्त? डोमिनियन समझते हैं हाँ या ना? हाँ भैया आपने बताया था, सिर्फ सम्राट जो होगा ना वो एक्स कंट्री का होगा, बाकी अधिकार हमारे होंगे। क्या बोलेंगे? यहां पर बात की गई देयर विल बी 2 डोमिनियंस, 2 डोमिनियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन कौन से 2 होंगे? अच्छा एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, कल के आपके कमेंट्स ने मुझे बहुत शक्ति दी, बहुत सारे बच्चों ने लिखा भैया जैसे भी इसको चाहे ये पूरा कोर्स 10-20 दिन और भी चलाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपका ये डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उस संयमित छात्रों में से एक हैं जो ये जानते हैं कि तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेना बार बार तैयारी करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो कौन कौन से 2 डोमिनियंस की बात की गई थी? एक तो भारत होगा डोमिनियन भाई। 15 अगस्त 1947 को हम क्या, आपका मैंने आपको एक बात कही थी कि सवरीन हो गए थे क्या? संप्रभु हो गए थे हम 15 अगस्त? नहीं भैया, हम डोमिनियन हुए थे। संप्रभु तो हम किस दिन हुए थे जरा बताएं? इंडिया और पाकिस्तान इस समय पे याद रख लेना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सवरीन नहीं हुआ था, डोमिनियन बना था। और सवरीन हम हुए थे किस दिन? जिस दिन हमारा संविधान, जिस दिन हम गणतंत्र हुए, 26 जनवरी 1950। ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। दूसरी बात पर आएंगे, दोनों अधिराज्यों के, यानी दोनों डोमिनियंस के 2 अधिराज्य होंगे, दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। क्या बात की गई भाई? 2 राज्य होंगे तो उनको चलाने के लिए उनके अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। यानी हम कह सकते हैं द टू डोमिनियंस विल हैव सेपरेट गवर्नर जनरल्स। जी लिख सकते हैं। यानी और देखो यहां पे एक बात और की गई थी, अगर दोनों चाहें तो अपना एक गवर्नर जनरल, अगर उनकी आम सहमति बनती है, आपस में सहमति बनती है। लेकिन क्या सहमति बनी थी? नहीं भैया। भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे यहाँ पे आप जानते हैं, बाद में स्वतंत्र भारत के। तो शुरुआत में तो अगर व्यक्ति पूछे तो माउंटबेटन ही थे, लेकिन भारतीय बन गए थे। अगर पूछे भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए थे तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए थे। वहीं पे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना था? यहाँ पे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था जिन्ना, पूछा जाता पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल। और वहीं पे पाकिस्तान के PM कौन बने थे पहले? लियाकत अली खान। जैसे भारत में आपका, भारत में कौन थे? तो आप कहेंगे भैया भारत में थे आपका नेहरू जी। तीसरे मुख्य बिंदु पे बात करें, अब हमारे पास इस समय पे संविधान हमारा तैयार है, यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया। तो संविधान बनने तक जो गवर्नेंस होगी, जो शासन होगा, 1935 का जो एक्ट है, 1935 एक्ट से चलेगा। यानी जब तक संविधान नहीं बन जाता है, टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, governance will continue under the act of 1935। देख रहे हो सब लोग जश्न मना रहे हैं 14 मिलियन का, हमें शामिल ही नहीं किया। आपके साथ जश्न मनाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हुआ जैसे मैं तुम्हें बताता था, जब सुल्तान बने कौन, एक कहानी बताई जाती है ना कि भाई सुल्तान को जब अल्तुनिया ने कैद कर लिया और दिल्ली के जो बाकी के आपका जो 40 तुर्क के चहलगानी के लोग थे उन्होंने जश्न मनाया, और उन्होंने जश्न ऐसा मनाया और अल्तुनिया को इनवाइट तक भी नहीं किया। 40 के 40 लोग जश्न मना रहे थे।
तो रजिया सुल्तान ने उससे कहा कि मूर्ख देख, तेरे बिना जश्न मनाया जा रहा है, तुझे तो बुलाया तक भी नहीं है। अब मैनेजर सर आगे कह रहे जी मैं बुलाने आया हूँ, अभी आऊंगा, 5 मिनट और दे। आए जी वापस। अगली 2-3 बिंदु और है, उन पर बात कर लें। ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किस एक्ट से की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, II एक्ट। ब्रिटिश शासन की समाप्ति, लिखें बच्चा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश शासन की समाप्ति की बात की गई, यानी कि क्या बोलेंगे? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म हो गया, ये हम कह सकते हैं। नहीं, इसको मॉडिफाइड करें थोड़ा सा, अच्छे शब्द होंगे। और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म होगा, यानी कि एंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कंट्रोल। अगली बात करेंगे, क्या है अगली बात? भारत का जो सम्राट होता था उसका पद खत्म हो गया, हालांकि उसने छोड़ा उसको 1948 में था। भारत का जो सम्राट पद होगा वो खत्म किया गया। सम्राट पद क्या हो गया? खत्म हो गया। एम्परर ऑफ इंडिया अबोलिश्ड। क्या बोलेंगे? एम्परर ऑफ इंडिया अबोलिश्ड, यानी इस पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, इतनी सी बात बोलेंगे भाई सर, सबको यहीं बुला लीजिए। सम्राट मतलब भैया किसी राज्य का राजा। बच्चों आपको पता होना चाहिए सम्राट का मतलब क्या था। ब्रिटिश सरकार, वहां पर क्या है? वहां पे क्या है? आपका राजतंत्र है, ये हमने शुरू में बताया था आपको, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है। अगली बात करते हैं। देसी रियासतों को यहां पर स्वतंत्रता दी गई थी और सभी भारत में मिल गई थी, यस और नो? देसी रियासतों को स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू ऑल प्रिंसली स्टेट्स। और अब आप जानते हैं 2 राज्य होंगे तो उनकी सीमा के लिए क्या बोला गया? भारत पाक सीमा, इंडो पाक बॉर्डर के लिए सीमा निर्धारण के लिए ये अंतिम लाइन है हमारी, फिर प्रश्न करेंगे आज के। भारत में सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे, 2 कमीशन बनाए गए। देयर विल बी 2 कमीशंस, देयर विल बी 2 कमीशंस टू डिटरमाइन इंडिया पाक बॉर्डर। इंडिया पाक बॉर्डर कौन से? आपसे पूछेगा भारत पाकिस्तान का जो सीमा विभाजन है वो कितने आयोग उसके लिए गठित हुए, तो हम कहेंगे 2 कमीशन। एक था आपका पंजाब बॉर्डर कमीशन, पंजाब सीमा आयोग, लिखें बच्चों, पंजाब सीमा आयोग। और दूसरा था आपका क्या? और कहां पे? बंगाल में। पंजाब के 2 हिस्से किए गए थे, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बंगाल को कैसे उन्होंने बांटा था बंगाल विभाजन में, वहां पे क्या मेजोरिटी थी हिंदुओं की, कितना प्रतिशत वोट था, वो सब जानेंगे। पंजाब सीमा आयोग जो है आपका, इसमें 4 मेंबर रखे गए थे, 2+2। 2+2 कहने का मतलब क्या है कि 2 कांग्रेस से थे और 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से। ऐसे ही बंगाल सीमा आयोग में भी 2 मेंबर रखे गए मुस्लिम लीग से और 2 आपका कहां से रखे गए थे? 2 रखे गए थे कांग्रेस से। हम सब करें इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इस पूरे दोनों आयोग का जो अध्यक्ष था, जिसके नाम पर भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा बनी, क्योंकि ये इसका अध्यक्ष है, रेडक्लिफ इसका अध्यक्ष था। कोई दिक्कत? ये हमने जाना पूरी जर्नी कि भारत के स्वतंत्र होने तक अंग्रेजों की तरफ से क्या प्रावधान थे। बड़े ध्यान से आपने बहुत धैर्य रख के इन सारी चीज़ों को सीखा, और मैं उम्मीद करूंगा आप एक आने वाले समय में पॉलिटी को लेकर के आप एक विशेष वर्ग के स्टूडेंट्स में से होंगे, चाहे जो भी परीक्षा आप दें। अगर आपने ध्यान से सुना है तो जरा आंसर करेंगे, ठीक है? फिर इस क्लास को हम एंड करेंगे। विभाजन के समय कितने आपका? 565, वेस्ट बंगाल कमीशन सर्विसेज ने पूछा। एनटीपीसी का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की, उसमें गणमान्य व्यक्तियों में कौन शामिल था? जिन्ना शामिल था क्या कैबिनेट मिशन में? कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। एटली उस टाइम पर ब्रिटेन का पीएम था और माउंट बेटन तो बाद में आए। उस समय पर तो क्या था, जब कैबिनेट मिशन आ रहा था तब वेवेल था। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या ठीक हो जाएगा बताएंगे? कौन व्यक्ति शामिल थे? तो बी शामिल है, यानी ए ठीक हो जाएगा। कौन शामिल है? सिर्फ ए शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। कैबिनेट मिशन में एक संघ की बात की गई थी, जी भैया, लेकिन कैसे संघ की बात की गई थी? राज्यों के संघ की बात की गई थी, जिसमें वो जो राज्य हों वो अलग ना हो पाए। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया क्या? भारतीय न्यायालयों की कोई बात की गई थी? नहीं भैया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए, आईसीएस की इसमें कोई बात की गई थी? नहीं भैया, वो तो 1853 के एक्ट में ये बात थी। तो केवल एक है, ध्यान से पढ़ा तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। विकल्प एक ही एकदम से ठीक है भैया। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? मतलब हेड कौन था इसका? लीडरशिप किसके हाथ में थी? पैंथिक लॉरेंस के हाथ में थी। किसके? पैंथिक लॉरेंस। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है। अब देखो, इसको एनडीए यूपीएससी करा रहा है, तो क्वेश्चन का एक लेवल होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है बताएंगे? परिकल्पना क्या थी? क्या यहाँ पे फेडरेशन की बात की गई थी? क्या यूनियन ऑफ फेडरेशन की बात की गई थी? या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ एक सरकार निर्णय लेगी? नहीं भैया, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई थी, राज्यों के संघ की। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था क्या?
क्या यहाँ पे सरकार की बात हुई थी कि कोई नेशनल गवर्नमेंट होगी, ऐसी कोई बात आपने पढ़ी? नहीं भैया। सत्ता का हस्तांतरण होगा और उसके लिए एक संविधान होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई इनको स्वतंत्र करना है तो इनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करनी होगी। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की जो मांग थी, उनके ब्यूरो पर काम करने के लिए भी जिन्ना की डिमांड्स पर काम करने के लिए आए थे क्या? नहीं भैया। तो क्या बोलेंगे? केवल 2। बीपीएससी अभी 2023 में पूछा गया, रिसेंट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। आसान प्रश्न है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसलिए मैंने आपसे कहा बहुत विस्तार से चीजों को सीखें। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई कांग्रेस ने मनाया था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, इसको तो मुस्लिम लीग ने मनाया था, जिन्ना इसकी लीडरशिप में थे, हेडेड बाय जिन्ना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। जी भैया, राजा बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से। ठीक है, अखबारों का वर्णन मैंने आपको दे दिया इसमें। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य है? केवल एक, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। मुस्लिम लीग ने कितनी डेट को डीएडी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त को, इजीएल 2022। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिससे हमको स्वतंत्रता मिली, क्या बोलेंगे? यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो तो एक गवर्नर जनरल, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों अधिराज्यों, 2 अधिराज्य होंगे, 2 डोमिनियन होंगे, दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन वो अगर चाहें तो एक कॉमन गवर्नर जनरल भी रख सकते हैं। ये बात की गई थी? हाँ जी, की गई थी। रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, यानी कि कह रहे हैं कि रियासतें स्वतंत्र हैं, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। जी भैया, स्वतंत्रता दी गई उनको, 562 मिल गई, 3 को हमने कैसे कैसे मिलाया वो मैंने आपको आज बता दिया। दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए, बोथ डोमिनियंस टू फॉर्म देयर आर्म कंट्रीज, एकदम से ठीक है। तो तीनों ठीक हो गए इसमें। तो भाई अपने अपने देशों का गठन करने के लिए 2 डोमिनियन की बात की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? रॉयल एसेंट कब मिला था? रॉयल अप्रूवल कब मिला था? जुलाई 1947, जून 1947, मई 1947। अब आप डेट भी बता दो मुझे, ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार। जुलाई 1947, क्या बोलेंगे? कब मिला था? 18th ऑफ जुलाई, 18th ऑफ जुलाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीडीएस अभी पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट मिला, एकदम से ठीक है। ठीक है, ये ना 1947 के अधिनियम में भारत संविधान की मूल रूपरेखा निर्धारित की। 1947 के एक्ट से भारतीय संविधान की मूल रूपरेखा, इस बात को जरा गौर करिए, कहां पर भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा की बात की गई थी। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित, एकदम से ठीक है। इस अधिनियम में प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और अपने अपनाने की असीमित शक्ति, भाई अपना संविधान खुद बनाएंगे वो दोनों डोमिनियन। लेकिन ये 1946 के कैबिनेट मिशन में, और 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उसमें भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा मतलब बेसिक आउटलाइन तो कहां से आई? कैबिनेट मिशन से। उन्होंने कहा कि भाई एक संविधान सभा होगी, 389 मेंबर्स होंगे, संविधान होगा। ओके, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन किससे मिला है भैया? 8(1) से। ये मैंने आपको बता दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन गया था? भारत क्या बन गया था? मैंने बताया भारत रिपब्लिक हो गया था। रिपब्लिक हम हुए 26 जनवरी 1950 को। क्या हम लोकतांत्रिक राज्य बन गए एकदम से? क्या परिभाषा हमको मिली थी यहाँ पर? उपनिवेश की। मैंने आपको समझाया था 15 अगस्त 1947 कल की कक्षा में, कल या परसों की कक्षा में शायद ये समझाया था कि हम डोमिनियन बने थे। ठीक है, सवरीन हम बने थे। आपका कब? आज आपके लिए होमवर्क देते हैं, एक आपको डेट लिखनी है जरा। भारत संप्रभु कब बना? वैन भारत संप्रभु कब बना? यह आप सारे साथियों के लिए मेरा प्रश्न है। जो भी दोस्त वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी नहीं है, जरूर आंसर करना वीडियो के बाद में। ठीक है, ये दर्शाएगा आपके हौसले को। और मैं फिर हमेशा एक ही बात कहूँगा कि आपको विशेष बनाने की तैयारी है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे घर में भी माता पिता से इस बात पर झगड़ा कर देते हैं कि नहीं मेरे गुरुजी के द्वारा कही गई बात है। झगड़ा करने वाली बात नहीं। छोटा बच्चा देखा तुमने, आप उससे बोलने लग जाओगे भैया बेटा हाथ ऐसे नहीं धुलते, ऐसा बोल देगा नहीं सर ने ऐसा बताया हाथ धुलने के लिए, नहीं मैम ने ऐसा बताया। छोटे बच्चा, वो छोटा बच्चा तुम अध्ययन के लिए बन जाओ जो डेस्परेट रहता है पढ़ने के लिए, जिसको डेडिकेशन सिर्फ पढ़ाइए, अपनी ऊर्जा बाकी जगह से बचा के अपने अध्ययन में लगाइए, आप खुद को विशेष पाएंगे। वही मैं चाहता हूँ आप भविष्य में खुद को एक विशेष स्थिति में पाएं, बहुत कामयाब आप हो। थैंक यू, नमस्ते। कल हम आगे बढ़ेंगे इससे संविधान सभा की तरफ। तो अब तक की जो हमारी जर्नी थी वो संविधान सभा के बारे में जानने की थी। उम्मीद करूंगा आपने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। आपका जो स्तर है, नॉलेज का जो लेवल है, वो एक विशेष स्तर पर आप पहुंचे होंगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।